संगीत रागी साहब, ऐसा क्यों है कि जब चुनाव आने को होते हैं तब ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑल ऑफ अ सडन जो है वो जैसा कहते हैं ना फर्नेस से बाहर निकलता धुआं, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, अचानक इस पर बड़े चर्चे होने लगते हैं, जिन्ना, रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है और इस पर मुझे लगता है बहुत गंभीरता से हमेशा बहस होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन के साथ साथ एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन भी है। अपने आप में जब आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को इस्लामाइज करेंगे, पूरी दुनिया को हम इस्लामीकरण करेंगे, तो यह एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन से ज्यादा इस्लाम एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के तौर पर मैं अपने अध्ययन में पाता हूं। दूसरे के धर्मों को, और पॉलिटिकल इसलिए है, इसीलिए यह कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन इसलिए करता है कि जब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा इस्लाम का, यदि इस्लाम के अनुयायियों का यदि संख्या बढ़ेगा तो राजनीति के वो विमर्श बदल सकते हैं, संस्कृति के वो विमर्श बदल सकते हैं। तो इस कारण से ये सारी चीजें होती है। कभी वो लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र तो कहता है कि हर इंडिविजुअल अपने मन के अनुसार वोट करे, जो उसको अच्छा लगे वो वोट करे। सूर्या ने जिन्ना का जिक्र किया है, वो क्या मुसलमान हैं? जिन्ना तो वो लेकर आए ना, आप इस्लाम पर बात करने लगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जिन्ना, तेजस्वी सूर्या क्या मुसलमान हैं जो वो जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं? मैं आपसे क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुस्लिम के नाम पर वोट करता है, ये एक वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम गोलबंद होकर के मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। उनको इकोनॉमी की क्या स्थिति है, गवर्नेंस क्या है, ये उनके लिए मायने नहीं रह जाता है, वो मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। इसलिए ये बातें, ये डिस्कशन तो चुनाव में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लाजमी तो आप ये कह रहे हैं कि अगर संगीत रागी साहब, मतलब आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक मुसलमान को वोट करता है, तो अगर मान लीजिए कहीं कोई गुंजाइश बचती है कि कोई हिंदू असद ओवैसी की पार्टी को वोट करे, तो उससे पहले तेजस्वी सूर्या ने कह दिया कि आप जिन्ना को वोट करेंगे। देखिए, जिन्ना की मानसिकता को समझना पड़ेगा। जिन्ना की मानसिकता, तेजस्वी सूर्या की मानसिकता को समझना चाह रही हूँ। जिन्ना की मानसिकता में तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना जिन्ना मेरा, ना जिन्ना की मानसिकता मेरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जिन्ना की मानसिकता में। सुन लीजिए, उसका अर्थ आशय तो आप समझना चाहेंगी ना। जिन्ना की मानसिकता भारत के अंदर मुसलमानों के वर्ग में आज भी जिंदा है। सर सैयद की मानसिकता जिंदा है। जिस सर सैयद ने कहा था कि हम वो कौम हैं, हम वो कौम है जिसकी तलवारों के डर से ये पूरा यहाँ की रूहें कांप जाती थी। यही सर सैयद ने 1887 में कहा था ना, लखनऊ के सेशन में कहा था ना, लखनऊ के भाषण में कहा था ना, हमारे ही वो पूर्वज थे जिन्होंने इस देश पर राज किया है। वो मानसिकता अभी भी मुसलमानों के एक बड़े संप्रदाय में जिंदा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी भारत विभाजन के बाद कहा था कि बहुत सारे चले गए लेकिन गंदगी यहाँ बच गई है। ओवैसी का डीएनए वही है। ओवैसी पहले भी भारत के खिलाफ ही थे, वो मजबूरी में यहाँ रहे हैं। नहीं तो वो ये आप लोगों को डीएनए बहुत पसंद है संगीत रागी साहब, पर मुझे ये, मैं अब एक और चीज समझना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने छान भी लिया होगा, पता भी कर दिया होगा। आप कह रहे हैं कि तादाद में करप्ट जो हैं, जहनियत वाले मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, तो वो 14% में कितने होंगे? आप तो बहुत अध्ययन करते हैं, बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस्लामिक मानसिकता को सावरकर जी ने गांधी जी से बेहतर समझा, क्योंकि आज भी भारत का मुसलमान अरब की तरफ देखता है। भारत का मुसलमान भारत की संस्कृति की तरफ नहीं देखता है। मुसलमान हिंदुस्तान में है संगीत रागी साहब, कितने परसेंट करप्ट मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं? जैसा आप बता रहे हैं, जिनके दिमाग में जिन्ना जिंदा है, एपीजे अब्दुल कलाम जिनके दिमाग में जिंदा नहीं है, वो तोप लेकर चल जाने वाले, अपनी छाती पर गोलियां खा जाने वाले मुसलमान जिंदा नहीं है मुसलमानों के दिमाग में। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना जिंदा है। आजाद और तो कितने परसेंट? आजाद और कलाम साहब अपवाद मुस्लिम हैं। हाँ, तो बता दीजिए ना कितने परसेंट? 2% मुसलमान का, 2% मुसलमान सच्चे हैं, बाकी 12% करप्ट है। कुछ तो आपका होगा ना अध्ययन, बताइए कितने परसेंट करप्ट मुसलमान है? लिए आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक प्रकार का मुनव्वर राना का संदेश है कि मुसलमान एकजुट होकर के, एक गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। दूसरी बात उन्होंने बहुत साफ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ओवैसी के आने से मुसलमानों का वोट जो होता है वो बढ़ता है। हाँ। मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय कहा था, यदि हिंदू के सारे महंत, मंदिर के पुजारी, साहित्यकार कल जाकर के सड़कों पर आकर के खड़े होकर के कहें
कि हिंदुओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में गोलबंद होना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश ही था जो भारत विभाजन का सूत्रधार था। यहीं से पढ़े लिखे मुसलमानों ने ही भारत विभाजन की नींव खड़ी की थी। या आज के दिन में मुनव्वर राना जैसे व्यक्ति जो फ्रांस में मोहम्मद साहब के कार्टून पर एक व्यक्ति की हत्या करने को जायज ठहरा सकता है, वो समझ सकते हैं कि यह आदमी कितना जहरीला अंदर से है। ये समझा जा सकता है शाहीन बाग जैसे मुद्दे पर यह आदमी कितनी कट्टरता की बात कर रहा था। बस बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले को ये देश शरणगाह बन जाए सिर्फ इसलिए कि वो मुल्ला और कठमुल्ला है, वो सिर्फ उसमें इस्लाम और मुसलमान देखता है। इसलिए ये आदमी निश्चित तौर पर, यही तो मुझे तो लगता है कि वाकई में अभी दूर की बात नहीं है, जोगी जी के आने की इंतजार नहीं कर। एमएच खान साहब, ये देखिए, ये तो बीजेपी से एक लाइन और आगे बढ़ते हुए ये तो देश को हिंदू राष्ट्र ही बता रहे हैं, क्या है इस पर जवाब अब आप लोगों का? और आनंद दुबे जी, ठीक है मैं आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन एमएच खान साहब का पहले लेती हूँ, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बोलिए एमएच खान साहब। नहीं, कोई कुछ भी कह सकता है, देश में तो आजादी है, संविधान इसका इजाजत देता है, कोई कुछ भी कह दे। और जावेद साहब ने ये कह दिया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र कह दिया, तो इस पर क्या बयान दिया जा सकता है? देखिए, ये सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में अगर आपको आजादी मिली है तो जो अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर रहने की बात करनी चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आरएसएस का तुलना कोई करता है तो वो उससे सवाल पूछे क्यों करता है? लेकिन ये तो शिवसेना वाले लोग हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं जो कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मैं उनसे पूछूंगी कि संविधान में कहां लिखा हुआ है, इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? बोलिए एमएच खान साहब, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं यही कह रहा था कि संविधान में कहीं लिखा है क्या कि हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। भारत संविधान में भारत लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि संविधान में जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे कपड़ा पहन सकता है, बोलने का आजादी, घूमने का आजादी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जोड़ा जाए हमारे साथ ताकि कम से कम स्थिति स्पष्ट हो पाए। आनंद, अब संगीत रागी जी का एक मैं कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आनंद दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। अब शिवसेना की जिस तरह की जुबान है, बीजेपी की जिस तरह की जुबान है, आप लोग जिस रंग में है, उससे तो अब लग रहा है कि जावेद अख्तर साहब ने यह भी बात कही है ना कि धीरे धीरे ये लोग मजबूत हो रहे हैं, इस तरह की जुबान और इस तरह की सोच वाले, तो उसको बल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संगीत रागी जी। चित्रा जी, दो बातें। भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत की प्रकृति हिंदू है, और जब मैं कहता हूं भारत की प्रकृति हिंदू है तो इसका मतलब है वो विचार जो सबको अपने साथ लेकर के चल सके। ये बात न इस्लाम में है, संविधान में कहां लिखा है हिंदू राष्ट्र? प्लीज संविधान में कहीं लिखा है क्या हिंदू राष्ट्र? अरे भाई पहले संविधान में रागी जी बताइए, संविधान जो बनाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसमें कहीं लिखा है कि हिंदू राष्ट्र है? आप कह देना कि बात सुन लीजिए, नहीं हो जाएगा। मैं पूछ रही हूं, कह रहे हैं संविधान का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं संविधान जो कहेगा वही होगा इस देश में। ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए। मैं आ रही हूं आनंद दुबे जी, संगीत रागी जी की बात पूरी हो जाए। सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि इस देश की प्रकृति हिंदू है और हिंदू सबको साथ लेकर के चलने की बात है। ये बात इस्लाम के अंदर हो ही नहीं सकती। जिस दिन इस्लाम यहाँ मेजोरिटी में होगा, यहाँ पर सरिया होंगे, यहाँ पर बाकी धर्म के लोग काफिर होंगे, बाकी लोगों पर सुन्नत होगा और ये देश भी तालिबान के रास्ते पर चल पड़ेगा। कश्मीर के अंदर हमने देखा है वो प्रकृति, पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति हो चुकी है। इसलिए दूसरी बात, तालिबान एक सुन्नी इस्लाम की व्याख्या है जो काफिरों की हत्या की बात करता है, जो मूर्ति पूजा को ध्वंस करने की बात करता हो। और ये बात इस्लाम के आगमन के काबा में ही शुरू हुआ था, जहां पर मंदिरों को 360 मंदिरों को प्रोफेट के निर्देशन में ध्वस्त कर दिया गया था। एक लेने दीजिए, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, एमएच खान साहब बात तो पूरी हो जाए प्लीज। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एमएच खान साहब, मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपकी बात, ठीक है सर, मैं आपके पास एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। नहीं सकता यदि एमएच खान यदि आप नहीं सुन सकते तो आप कुरान के अंदर से वो चीजें सब निकाल दीजिए, जो कुरान के अंदर लिखी हुई है वो आयतें सब निकाल दीजिए, वो सारी आयतें निकाल दीजिए जो काफिरों की हत्या की बात करता हो। है हिम्मत आप पे, है हिम्मत आप पे, हिम्मत है आप में कि कुरान की उन सारी आयतों को आप बाहर निकाल दें जो काफिरों की हत्या की बात करता हो, जो बेमेरस की बात करता हो, जो ईर्ष्या और विध्वंस की बात करता हो। है आप में हिम्मत? प्लीज एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, प्लीज एक एक करके। ठीक है, एमएच खान साहब आप जल्दी से बोल लीजिए, फिर उसके बाद आनंद दुबे जी। चित्रा जी एक बार उनकी बात, दोनों लोग बोल रहे थे सर, समझ में नहीं आ रहा था, दोनों लोग बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज अरे एमएच खान जी, आपने पूछा तो मैं गई थी उनके पास से सवाल के साथ कि संविधान में कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान कब था?
मैं इस सवाल के साथ गई थी उनके पास। ऐसा है कि मुसलमानों को और हिंदुओं को मुस्लिम आधार पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया। आपके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा था ना। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। संगीत रागी जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अनुराग के पिछले एक साल का यदि सारे टेलीविजन की चर्चा का निष्कर्ष उपसंहार निकालेंगे तो कमोबेश यही बातें निकल करके आएगी। दूसरी बात देखिए अंजना जी, वोटकटवा पार्टी की परिभाषा क्या हो, वोटकटवा पार्टी कौन है, इसका हर पार्टी अपने अपने तरीके से व्याख्या करता है। कांग्रेस पार्टी 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर उसकी उपलब्धि शून्य है, यानी उसके एक भी विधायक जीत करके विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी, और वहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे पायदान पर भी नहीं है, तीसरे पायदान पर भी नहीं है, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या दूसरे पार्टियां यदि कांग्रेस को कहती हैं कि आप एक वोटकटवा पार्टी हैं, तो क्या कांग्रेस वहां जाना नहीं पसंद करेगी? यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इसके वैचारिक आंदोलन के प्रति यदि इतनी ही घृणा है या इसे इतना ही नकारने की कोशिश है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये विकल्प तलाशना चाहिए। एक बात और भी गंभीर बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तब तो बड़ा कोई दिक्कत नहीं होती है। एक मुस्लिम वोट को एक सेकुलर वोट की कैटेगरी बना लिया गया है और हिंदू वोट को कम्युनल वोट की कैटेगरी बना लिया गया है। यदि आप हिंदू वोटों के बारे में बात करेंगे तब तो कहेंगे कि ये तो बड़ा कम्युनलिज्म है, और यदि मुस्लिम वोटों का यदि सेकुलरिज्म ये उसमें विभाजन नहीं हो, वोट बटे नहीं, यह कोशिश हो, तो ये सेकुलरिज्म का प्रयास है। ये एक अजीब सा तर्क है। मैंने तो आज तक इस बात में दम नहीं है, इस बात में दम नहीं है। मैं प्रेम जी से बाद में जवाब दूंगी। इस बात में दम नहीं है। जब मुस्लिम वोटों की बात हो तब तो सेक्युलर वोट हो जाता है, उसके बंटवारे की बात, और हिंदू वोटों में कम्युनल। सुप्रिया जी, मुझे बहुत ही हतप्रभ हो रहा है कि संगीत रागी जी जो संघ की संगीत रागी जी जो संघ की बीन बजाते हैं, जो भाजपा की बातें करते हैं, आज ओवैसी जी के हिमायती बन गए, आज ओवैसी जी की हिमायत की बात कर रहे हैं। वाह भाई, यही जो जुगलबंदी, यही जो नूरा कश्ती की मैं बात करती थी, जो नूरा कश्ती में कह रही थी, वो संगीत रागी जी खुद ही बताने लगे। आप ओवैसी जी के हितकारी बन गए, अब उनकी हिमायत की बात कर रहे हैं। अरे संगीत रागी जी, चैप्टर वही है, भाजपा की बात करनी है, कहां ओवैसी जी की बात करना शुरू कर दिए। गलत फिट हो गया मामला। वही मैंने बोला था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, अखियां चुराओ कभी अखियां छुपाओ, यही हो रहा है। यही नूरा कश्ती के बारे में आपसे बात कर रही थी। और संगीत रागी जी, जहां तक वोट शेयर की बात रही, और आपने क्या क्या मुसलमानों के बाद उसके लिए बताइए, आप मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है क्या मुसलमानों का? नहीं हुआ ना, लेकिन क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, क्या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में बीजेपी को नहीं लड़ना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे भैया, ओवैसी जी अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीत जाती है, ये क्या चले भाजपा को हराने? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये जो फिक्स्ड मैच है, जहां पर हो जाता है कि दोनों पहलवान कह देते हैं कि हम दोनों को चित नहीं करेंगे, ये मैच बंद कर दीजिए। इससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है। देखिए अंजना जी, 100% सरकार पूरी तरह से। अच्छा सुप्रिया जी, जरा ठीक है, मेरी बात का जवाब पूरी तरह से सुप्रिया जी, ठीक है, ये प्रेम सुप्रिया जी के साथ बात कीजिएगा। मुसलमानों के वोट लिए बात कर रही हूँ, क्या हो गया? एक मिनट सुप्रिया जी, सुनिए सुप्रिया जी। बीजेपी को डिफेंड करने के लिए वारिस पठान आ रहे हैं, ओवैसी जी को डिफेंड करने के लिए संगीत रागी आ रहे हैं, क्या हो गया? अंजना जी, अनुराग को एक सलाह है कि कायदे से उनको भारतीय राजनीति पर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आपातकाल के संघर्ष की आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के अतिरिक्त इस देश में जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका योगदान है आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसके कार्यकर्ता ही हैं, जो कम से कम 18 महीने और 14 महीने, एक नहीं कम से कम लाखों कार्यकर्ताओं को उनको जेल दिया गया था। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी, देखिए एक मिनट मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए प्लीज। अनुराग जी को बोलने दीजिए। भदौरिया जी, अनुराग आप थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिएगा। दिक्कत है ना कि आप अपनी स्कूल के बच्चे की तरह बात करते हैं। मैं स्कूल के बच्चे से नहीं बात कर सकता ना, स्कूल के बच्चे के साथ तर्क नहीं कर सकता। आप क्योंकि पढ़ करके नहीं आते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, आप एक ही बात रिपीट करते हैं। दूसरी बात, अंजना जी, राहुल गांधी की बौद्धिकता पर आप हंस सकते हैं, आप तरस खा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी बहस के विषय नहीं है। एक कहा जाता है कि एक आदमी सिर्फ गलतफहमी करता है। नहीं, संगीत रागी जी देखिए, एक सेकंड, एक काउंटर तो सुनिए, आप ही जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए वो संघ की विचारधारा वाले थे, इसमें क्या गलत है? जिसको एक सेकंड, एक उदाहरण नहीं रहा होगा, हजारों रहा होगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद ने बीजेपी और संघ की सोच के खिलाफ बोला होगा ना।
तो उस विचारधारा को एक्सेप्ट जो लोग कर लेते हैं, उसका उन्होंने टिप्पणी की है। अंजना जी मेरी बात सुन लीजिए। अंजना जी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के वक्तव्यों को आप देख लें तो आप उस पर सिर्फ हंसी और ठहाका लगा सकते हैं। कोई आदमी यदि आईटीओ के चौक पर आकर के यदि मूर्खतापूर्ण बातें करे तो उस पर बात नहीं हो सकती। उसको लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सकता। राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं ले सकते। वो आरएसएस के बारे में क्या बोलते हैं, किस संगठन के बारे में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी बौद्धिक वर्ग उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। अब जरा उनको देखिए, अपने सबसे नजदीकी आदमी। रोहन जी आप जवाब दीजिएगा, रोहन जी आप जवाब दीजिएगा। बंगाल की सरकार की नियत बिल्कुल साफ है पूरे मामले में, और सच्चाई सामने लेकर आएगी वो, जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी जो कमीशन गठित किया गया है जांच के लिए, उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश उसके हिस्से हैं मदन लोकुर जी, इससे ही साफ हो गया है कि ये सिर्फ मोटिवेटेड कमीशन है। यह एक राजनीति से प्रेरित रंगी है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो कोर्ट के बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगाया था। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और मुझे वो याद दिलाता है जब लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे तो गोधरा पर एक जांच कमेटी बैठाई गई जिसका निष्कर्ष पहले से ही तैयार था कि कार सेवकों ने ही आग लगाया था ट्रेन में, बाहर से किसी ने नहीं आग लगाया था। तो सबसे पहले तो कि इस कमीशन की विश्वसनीयता ही अपने आप में संदिग्ध है। तो क्या होगा निष्कर्ष? आप बता रहे हैं कि निष्कर्ष पहले से ही तय है। प्लीज हस्तक्षेप मत कीजिएगा, प्लीज हमको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद सवाल बोलिए। दूसरी बात, क्या केंद्र सरकार के खिलाफ किस प्रकार के जांच इंक्वायरी कमीशन की, जैसा कि नलिन कोहली जी ने भी किया, क्या ममता बनर्जी के दायरे में आता है? क्या ममता बनर्जी स्टेट सरकार के दायरे में आता है क्या? तीसरी बात, अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि पेगासस की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो मीडिया संस्थानों ने जो छापा है वो अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने कहा माइट बी, और ऐसी स्थिति में मैं कह दूं, एक अनुमान लगाइए, मैं कह दूं राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से गुपचुप मिले थे जब डोकलाम हो रहा था। राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से पैसा लेता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षता चाइना के लिए जासूसी करते हैं। इसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जानी चाहिए। देश में यह मांग शुरू हो जाए, क्या यह बिठा दी जाएगी? क्या ये अपने आप में संदेहास्पद नहीं है? 16-17 मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, एक सेकंड सर, संगीत जी सुनिए ना, 16-17 मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर सवालों के घेरे में है सरकार और जांच की मांग की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, तो दिक्कत क्या है? जांच होने की बात कम से कम एक स्पष्टता तो बनेगी। आप लोग सीधे आप खारिज कर रहे हैं, जबकि उसी पर सबसे ज्यादा डिबेट करने आप लोग चले आते हैं, जिस पर संसद लगातार होती रही, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा करता रहा, आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। चित्रा जी आपने एकदम सीधा आरोप लगा दिया है। इसका जवाब देना। चित्रा जी सुन लीजिए, चित्रा जी आपने एक सीधा आरोप लगाया है। हाँ। ऐसे जैसे कि आपके पास तथ्य हो, ऐसे जैसे आज तक के संगीत रागी जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि अगर लगातार संसद ठप हो रही है, विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है, 16-17 मीडिया रिपोर्ट से, तो जांच करा लीजिए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? सुनिए ना संगीत रागी जी, आप इधर उधर की नहीं बात कीजिए, इधर उधर की नहीं, जांच में तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जांच पर सर, जांच पर बात करते हैं ना, जांच पर बात करते हैं। नलिन जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहन गुप्ता जी, ठीक है सर, अब एक्चुअली पर ऊपर बताइए, मैं मीडिया रिपोर्ट जो छपी है उसी के आधार पर बातचीत कर रही हूँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहरी भी। ठीक है सर। अरे संगीत जी, इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है।